नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप बने हुए हैं सीएनबीसी आवाज के साथ। फोकस यहां पर एग्रीकल्चर में होगा, जहां पर बात हम करेंगे मॉनसून की, अब तक के जो बुआई के नंबर आए हैं उसकी भी, और ऑफ कोर्स आगे जाकर एग्री में किस तरह की पॉलिसीज बन रही हैं और बन सकती हैं, बननी चाहिए, उस पर भी करेंगे चर्चा। इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं बिरदी चंद अमरचंद लाहौती, भुसावल के ट्रेडिंग पार्टनर ब्रिजेश लाहौती, साथ ही आई ग्रीन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और द सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर डीएन पाठक। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आशा करते हैं कि ये चर्चा हमें बता पाएगी कि आगे जाकर एग्रीकल्चर इन वेरियस सेक्टर्स के लिहाज से हम किस दृष्टि से देख सकते हैं। राहुल, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और काफी सारे नंबर्स कोलेट करते हैं, एनालाइज भी करते हैं। मॉनसून की अगर बात की जाए तो अब तक 18% बिलो नॉर्मल है। आईएमडी और स्काईमेट दोनों का ही कहना है कि आने वाले 4-5 दिन यहाँ पर थोड़े बेहतर हो सकते हैं और जुलाई के अंत तक हम जो ये डेफिशिएंसी है वो भी हटा लेंगे। यानी कि इंतजार करना पड़ेगा अब यहाँ पर जुलाई में, और माना ये भी जा रहा है कि अगले हफ्ते तक यहाँ पर मॉनसून ऑनसेट हम ज्यादातर इंडिया में देख पाएंगे। लेकिन छुटपुट बुआई के नंबर्स अब कहीं कहीं से आने लगे हैं, चाहे वो कॉटन है, सोयाबीन है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में, जैसे मेरी और आपकी पहले बात भी हो रही थी कि नंबर्स में थोड़ी बेहतर क्लैरिटी है, लेकिन मॉनसून वर्सेस सोइंग के नंबर्स एज ऑफ नाउ आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। इस वीकेंड तक अगर आप देखें तो मॉनसून जो है एमपी के आधे हिस्सों से ऊपर जा चुका है। गुजरात में भी 20 से 25% आ चुका है मॉनसून। झारखंड में भी पूरा कवर कर लिया है। इस बार मॉनसून 2 दिन पहले आया था इंडिया में, लेकिन उसके बाद में मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में मानसून कुछ समय के लिए रुक गया। 2 वर्षों के बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक अच्छी बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण जो खरीफ फसलों की जो बिजाई है, खासकर पल्सेस की, उस के जो फिगर्स हैं वो काफी अच्छे नंबर्स में आ रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि लास्ट ईयर से अगर आप सोइंग के फिगर्स कंपैरिजन करेंगे किसी भी स्टेट के, वो आपको हमेशा बढ़कर ही आएंगे इस पर, क्योंकि लास्ट ईयर अलीनो की वजह से सोइंग जो थी वो काफी पिछड़ी थी। तो जो भी भविष्य में फ्यूचर में जो भी आंकड़े आते हैं वो पिछले साल से बढ़कर ही आएंगे, और जैसे जैसे बिजाई खत्म होगी और वो आंकड़ों में थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलेगा। रही महाराष्ट्र की बात, कर्नाटक की बात, आप सभी जानते हैं कि तुअर, उड़द और मूंग की काफी अट्रैक्टिव कीमतें रही हैं। कपास की, सोयाबीन की पूरे सीजन भर कीमतें जो थी वो काफी डाउन रही। इस वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में तुअर का एरिया जो है लास्ट ईयर से काफी अच्छी मात्रा में बढ़ सकता है, और ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में भी तुअर की बिजाई लास्ट ईयर से ज्यादा आ सकती है। कॉटन का और सोयाबीन का एरिया मेरा ही मानना है महाराष्ट्र में और कर्नाटक में लास्ट ईयर से कमजोर रहेगा। दूसरी फसल अगर मैं देखें तो टर्मरिक यानी हल्दी की अच्छी कीमतें किसानों को मिली हैं लास्ट पूरी सीजन में, और साथ ही जो है अन्य फसलें जो हैं जैसे लाल मिर्च है उसकी भी कीमतें अच्छी मिली हैं। तो कुछ एरिया जो कॉटन का है वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमारा ये मानना है कि अभी मानसून थोड़ा सा लेट हो गया है, तो वहाँ सोइंग, खासकर पैडी की जो सोइंग प्रिपरेशन है वो हाई टेम्परेचर की वजह से थोड़ी सी प्रभावित होती दिखाई दे रही है, और एरिया बढ़ने की उम्मीद है पल्सेस का। और सोयाबीन का एरिया मेरा मानना है मध्य प्रदेश में कमजोर रहेगा, क्योंकि कीमतें अच्छी नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अभी तक मानसून उस तरीके से मतलब नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पर अत्यधिक तापमान होने की वजह से पल्सेस की जो पौध बनाई जा रही है उसको में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, मतलब पौध अच्छी निकल के नहीं आ रही। हालांकि पंजाब और हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था पहले से काफी मजबूत है, परंतु उच्च तापमान की वजह से वहां पे क्रॉप में ओवरऑल में जो स्पीड होनी चाहिए पैडी की वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो पैडी को लेकर ऑफ कोर्स चिंताएं हैं, और आपका मानना है कि दालों को इस बार यहाँ पर काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, और क्यों नहीं, क्योंकि हमने लगातार यहाँ पर एमएसपी में बढ़ावट भी आते हुए देखी है। कॉटन, ज्यादातर सेक्टर्स जिनसे मेरी भी बात हो रही है, मानना यही है कि बीज अवेलेबल नहीं है, जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, और जिस तरह से कॉटन के भावों में इतनी ज्यादा हमने उठापटक आते हुए देखी है, काफी हद तक किसानों ने वहां पर हाथ रोका भी है। सोया ऑफकोर्स थोड़ा सा इलाका अगर खोता भी है तो वो शायद दालों के हिसाब से खोएगा, लेकिन सोयाबीन पर ही अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। और अगर खाने के तेलों
खेलों की यहाँ पर बात की जाए मिस्टर पाठक, आप कैसे देखते हैं, किस तरह के इनिशियल सोइंग नंबर्स हैं? क्योंकि ऑफकोर्स एमपी में तो अभी मेजर नंबर्स आना यहाँ पर बाकी भी हैं, लेकिन जिस तरह से मानसून की प्रोग्रेस है, जो ग्राउंड फीडबैक आपके पास है, क्योंकि सीड ज़्यादातर अब यहाँ पर बिक चुके होंगे, तो आप यहाँ पर क्या पिकअप कर रहे हैं? देखिए, मॉनसून क्योंकि लेट हो गया है, तो सोइंग की तो प्रोग्रेस बहुत स्लो है। अभी मैं तो ये कहूंगा कि सोइंग अभी हुई नहीं है। इक्का दुक्का किसानों ने जहाँ थोड़ा बहुत कभी बारिश हो गई और उनको बोने का मौका मिल गया तो थोड़ी बहुत हुई है। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल 10-12% ज्यादा सोइंग नहीं है। मध्य प्रदेश में उससे भी कम सोइंग है। कल बारिश हुई थी इंदौर उसके आसपास, लेकिन वो भी लोकलाइज थी। तो अगर सोइंग होगी 2-3 दिन में यहाँ पे काफी अच्छी सोइंग हो सकती है इस एरिया में, लेकिन जो अच्छी तरह सोइंग होनी चाहिए पूरे एरिया में, लंबे एरिया को कवर करके, वो अभी तक नहीं हुई है। जैसे कि अब बता रहे हैं कि अभी अगले 2-3 दिन में अच्छा मानसून होगा, पूरा एरिया कवर कर लेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर जुलाई के पहले हफ्ते में मैं सोचता हूँ कि 60-70-80% एरिया कवर हो सकता है और 10 तारीख तक मे बी वी कैन कवर द एंटायर एरिया। जहां तक एरिया कम रहने का सवाल है, मुझे लगता है कि कुछ एरिया डाइवर्ट होगा। मेज का काफी अच्छा किसान को लगता है कि बोना चाहिए, लेकिन जहां मेज हो सकती है, जहां थोड़ा सिंचाई के साधन है, वहां पे मेज में कुछ डाइवर्ट हो सकता है। ओवरऑल मैं अपनी बात पे कायम हूं कि सोयाबीन का एरिया ओवरऑल 2-3% से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। अभी ये स्थिति है। मिस्टर पाठक, एक सेंस यहाँ पर सीड्स की भी लेना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि अवेलेबिलिटी, मुझे याद है आपने लास्ट टाइम कहा था अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, ज़्यादातर किसान यहाँ पर बीज की खरीदारी कर चुके हैं यहाँ पर, तो उस लिहाज से भी आपको लगता है कि शायद पिछले साल के लिहाज से 2-3% हम थोड़ा कम ही होता हुआ देखें? देखिए, इस बार बड़ी अजीब बात है कि किसान अपना सीड इस्तेमाल कर रहा है। सर्टिफाइड सीड और जो बाजार से खरीदते हैं, उस सीड की डिमांड इस बार बहुत कम दिख रही है। शुरू से कम दिख रही है और अभी भी कम दिख रही है, क्योंकि सोयाबीन की कीमतें कम रही हैं, तो किसानों ने अपना सीड, अच्छा सीड, और किसान थोड़ा सा होशियार होता जा रहा है, वो भी अब सीड उत्पादक बनने लगा है। तो लेकिन सीड, किसानों के पास सीड है, बीज के बारे में कोई कमी कहीं पे भी नहीं है, अच्छा सीड अवेलेबल है। तो जैसे ही मानसून ठीक से आएगी तो सीड की समस्या नहीं होगी। कम से कम सोयाबीन में तो सीड की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, इनपुट की समस्या नहीं है इस बार। ओके, तो सोयाबीन में वो व्यू आता हुआ है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा लैंड हम यहाँ पर शायद मेज़ को या फिर दालों को खो सकते हैं, लेकिन जैसे पाठक जी ने कहा कि वो शायद 2-3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नहीं होगी, और सोयाबीन में यहाँ पर किसानों ने अच्छा खासा सीड ओन भी किया है। हम अब बात यहाँ पर दालों की कर लेते हैं। और सुनील जी, जिस तरह से हमने दालों में यहाँ पर लगातार नोटिफिकेशन आते हुए देखे हैं, स्टॉक लिमिट्स हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ यहाँ पर ज़ीरो हैं, और भी इम्पोर्ट्स यहाँ पर खुलते हुए नजर आए हैं। ये एक जगह है, ये एक नंबर है बुआई का, जहां पर बाजार की, इंडस्ट्री की, सरकार की भी बड़ी पैनी नजर रहेगी। इनिशियल ट्रेंड्स आप क्या पिक कर रहे हैं? मनीषा जी, जो अभी खरीफ फसल में होगी वो तुअर और उड़द होगी। तुअर में जबकि पिछले 2 साल से सरकार को काफी दिक्कतें महसूस हुई है, क्योंकि तुअर की बिजाई भी कम हुई, उसके बाद यील्ड भी कमी मिली थी। लेकिन जहां तक मानसून देरी की बात कर रहे हैं, मानसून, मुझे लगता है कि मानसून जो है वो अधिक मास था, तो जो किसान खेती करता है वो हिंदी मंथ के हिसाब से करता है। तो मुझे लगता है अभी मानसून हिंदुस्तान के किसानों के हिसाब से टाइम पे है। और जैसा यदि प्रिडिक्शन आ रहा है कि 26 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट में बहुत अच्छी बारिश का प्रिडिक्शन आईएमडी भी दे रही है और स्काईमेट भी दे रही है। तो मुझे लगता है कि वो स्पेल जो रहेगा वो बिजाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत के किसानों के लिए जहां इरिगेशन की समस्या है, वहां पे जहां पे केवल रेन पे डिपेंड करते हैं, वहां पे 3 बारिश चाहिए होती है। एक 15 जुलाई से पहले चाहिए होती है, दूसरी सावन की झड़ी जो अपन कहते हैं सावन में, जो अगस्त मंथ में लगभग आती है, तीसरी बारिश जो कम मात्रा में चाहिए होती है वो सितंबर में चाहिए होती है, ताकि फसल जो है नुकसान नहीं और पूरी पक्के निकल पाए। इसलिए 3 स्पेल की बारिश जो है, ये तीनों स्पेल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कई बार कहा जाता है कि बारिश जो है वो बारिश जो है कम हुई है, अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी यील्ड कम आई, या बुआई अच्छी हुई फिर भी यील्ड कम आई है। तो मुझे यह लगता है कि सबसे पहले स्पेल में आपकी बुआई अच्छी होगी, उसके बाद यील्ड निर्भर करेगी दूसरा स्पेल और तीसरा स्पेल में। तो इन तीनों स्पेल को हमें देखना जरूरी होगा। जहां तक आपने बोला सरकार के कई कदम है, मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छा
कदम सरकार का जो है 100% गारंटी देना है तुअर और उड़द में। मुझे इससे लगता है कि तुअर और उड़द में किसान जो है प्रोत्साहित होगा और काफी अच्छे टारगेट से भी ज्यादा मुझे लगता है यदि ये स्पेल की बारिश हो जाती है, हम यदि 25 से 10 जुलाई के आसपास की बारिश यदि हम देखते हैं तो हम 20 जुलाई को यदि आंकड़े उठा के देखेंगे तो हमें काफी उत्साहजनक आंकड़े दिखाई देंगे। और जो इनिशियल ग्राउंड ट्रेंड्स हैं सुनील जी, उनसे क्या लगता है इस बार बुआई ज्यादा होगी? किस तरह से फार्मर फीडबैक है आपको? क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा है? क्योंकि जिस तरह से सरकार के वो रिफॉर्म्स रहे हैं, गारंटीज रही हैं, आपको लगता है 2, 3, 5, 7% यहाँ पर ज्यादा बुआई होगी इस बार? बिल्कुल मनीषा जी, जैसे आपने बोला 18% की करीबन बारिश की कमी है, लेकिन अभी साउथ में जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में 66% ज्यादा है जी। तेलंगाना जाते हैं 18% ज्यादा है, तमिलनाडु जाते हैं 125% ज्यादा है, कर्नाटक महाराष्ट्र जाते हैं तो 4 या 5% कम है। तो यदि साउथ की बात करें, मैं क्योंकि अभी तो अपन पल्सेज की बात कर रहे हैं और पल्सेज का सबसे बड़ा एरिया जो तुअर और उड़द का है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से आता है, इसलिए मैंने बताया कि बारिश जो है वहां पे अच्छी है और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी बारिश रहेगी। और हमने ये भी देखा है कि करीबन 8 लाख हेक्टेयर में तुअर की बिजाई हो चुकी है, जो कि नॉर्मल बिजाई है वो करीबन 46 लाख हेक्टेयर में होती है, जो पिछली बार 43 लाख हेक्टेयर में होती थी। तो मुझे ये लगता है कि यदि सारी चीजों को हम देखें तो तुअर और उड़द में अच्छी फसल हो सकती है। जहां तक किसानों से बात हो रही है, किसान भी बहुत ज्यादा उत्साहित है इन चीजों को, तुअर और उड़द को लेके। तो मैं फिर ये दोहराऊंगा कि 15 या 20 जुलाई को हम आंकड़े उठा के देखेंगे तो आंकड़े काफी दिखाई देंगे। जो पिछली बार 44 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, जबकि सरकार का जो टारगेट था वो 52 लाख हेक्टेयर के आसपास था। तो मुझे लगता है कि वो इस बार टारगेट सरकार जो है अचीव कर सकती है। ऑलराइट, तो पिछले साल 46 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी, इस बार 52 लाख हेक्टेयर में बुआई होने की एक्सपेक्टेशन है। तो क्लियरली दालों की तरफ, उड़द तुअर की तरफ हम वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो आता हुआ देखेंगे। ब्रिजेश लाहौटी जी, और जहाँ तक मक्के की बात है, यहाँ पर तो काफ़ी लोगों का ध्यान है, क्योंकि एक ये फूड है, ये फीड है, ये पोल्ट्री तो है ही, और साथ में जिस तरह से हम इसको अब एथेनॉल के तरीके से भी यूज़ करने लगे हैं, कुछ इम्पोर्ट भी हमने यहाँ पर अब आता हुआ देखा है, बढ़ता हुआ देखा है। MSP में भी यहाँ पर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। आप कैसे देखते हैं इस फसल को? अगर हम डिमांड साइड की बात करते हैं तो डेफिनेटली बढ़ी हुई है, सभी को पता है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर कर रही है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, और इसमें डिमांड एथेनॉल का बढ़ा है। और जो पोल्ट्री सेक्टर लेट बैक चल रहा था पिछले 1 से 2 साल में, वो भी 3 महीने में अच्छा रिकवरी किया है, तो उनका कंजम्पशन भी बढ़ा है। तो डेफिनेटली मेज का जो है एक जो बेस प्राइस है वो हमेशा के लिए कुछ 15 to 20% एक ही साल में प्लस हो चुका है। MSP की आपने जो बात की है कि अच्छा खासा बढ़ा है, हम ऐसा मानते हैं कि जो MSP बढ़ी है उससे भी बेस प्राइस ऊपर के लेवल पर बन चुकी है, क्योंकि कंजम्पशन इंडस्ट्री का बढ़ा हुआ है। और इसमें मैं कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करता हूँ, पर्टिकुलरली स्टार्च में। जो स्टार्च डेरिवेटिव्स एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से, वो शायद डिस्पैरिटी में आ जाएंगे बिकॉज ऑफ एक्सेस कंजम्पशन इन इंडिया ऑफ मेज। ब्रिजेश जी, मैं आपका वो इनिशियल नंबर नहीं सुन पाई। आपको क्या लगता है कि किसानों को अब ये फायदेमंद फसल लगने लगी है? आप कोई भी इंक्रीज यहाँ पर देखते हैं बुआई के हिसाब से? डेफिनेटली ये इसमें किसानों को फायदा दिख रहा है। जैसे पाठक जी ने बताया कि मेज का रेट बढ़ा हुआ है, और ऑयल सीड्स में जो हिसाब से रिटर्न नहीं मिला है, तो हमारा जहां तक रिपोर्ट जहां मिली है उसमें मेज ने ऑयल सीड्स को काफी जगह रिप्लेस किया है, कॉटन सीड और सोया सीड को। मतलब आंध्रा में, महाराष्ट्र में और MP में। तो करीब करीब हम अभी जो इनिशियल फिगर्स आ रहे हैं उसमें 12-15% से 25% तक प्लस के फिगर आ रहे हैं सोइंग के। और ऑलरेडी इस साल सोइंग पिछले साल के मुकाबले और या एवरेज के मुकाबले भी जल्दी हुई है, क्योंकि मॉनसून अराइवल इज लिटिल ऑन टाइम दिस टाइम। तो एटलीस्ट 50% सोइंग हो चुकी है खरीफ में, ऐसा हमारा मानना है। और एग्जैक्ट नंबर्स आने में भी और 8 से 15 दिन लगेंगे। और इस साल हमें फसल जल्दी मिलेगी, 15 सितंबर को साउथ इंडिया में, और देन इन सेंट्रल इंडिया आपको अक्टूबर में फसल मिलनी चाहिए।
ऑलराइट, तो मक्के में ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छा खासा नंबर है और जैसे ब्रजेश जी कह रहे हैं 50% सोइंग हो चुकी है, 15 से 20% पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है और जो लॉस है वो शायद हम यहाँ पर बाकी फसलों में आता हुआ देखेंगे। यूजली कॉटन और सोए में यहाँ पर कुछ इसका इम्पैक्ट रह सकता है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, मानसून और बुआई के नंबर तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं और जैसे आपने कहा जुलाई, मिड जुलाई, अगस्त में आपसे फिर यहाँ पर बात होगी। लेकिन ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब सरकार की तवज्जो किस तरह की है इन सभी सेक्टर्स को लेकर, इस ब्रेक के बाद। और बात यहाँ पर एग्रीकल्चर की हो रही है और इलेक्शन से पहले हमने काफ़ी सारे कदम यहाँ पर सरकार को उठाते हुए देखा, महंगाई को कर्ब करने के लिए, टू इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, इन सभी चीज़ों को लेकर। और इवन एज इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी तरह के रिप्रेजेंटेशंस गए। लेकिन एक बात तय थी कि जब इलेक्शंस खत्म हो जाएगा, नई सरकार आ जाएगी, तब शायद हम इन पॉलिसीज़ में चेंज आता हुआ देखेंगे। सुनील जी, ये सवाल आपसे है और जो सबसे पहला कदम हमने यहाँ पर आता हुआ देखा था वो है दालों में स्टॉक लिमिट लगना। फिर से क्लियरली तुअर उड़द को लेकर अभी भी यहाँ पर चिंताएं हैं। हम यहाँ पर चने में भी कमी आता हुआ देख रहे हैं। तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं इलेक्शन से पहले या फिर नए सरकार के गठन के बाद भी काफी हद तक उसी सेम स्टेप पर है कि महंगाई काबू में होनी चाहिए। शायद लोग होर्डिंग कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी इनफ यहाँ पर होनी चाहिए। क्या एक्सपेक्टेशन है आगे जाकर दालों के हिसाब से? जी मनीषा जी, बिल्कुल सही कहा। नई सरकार बनने के बाद जब डिस्कशन हुआ तो मुझे लगता है कि महंगाई को ऐसे कंट्रोल किया जाए, इस पे ज्यादा हुआ। और महंगाई में यदि पल्सेज की बात करें तो केवल दो ही दालें अभी सरकार की नजर में है, जो कि तुअर और चना है। पहले तुअर, जैसा मैंने पहले बोला, 2 सालों से है। चना सरकार को रिसेंटली आया है। चने को हमने ड्यूटी भी जीरो करते हुए देखा है, पहले मटर खोलते हुए देखा था। अभी हमने चना और काबुली चने पे, जो कि कई सालों बाद स्टॉक लिमिट लगी है, काबुली चने को भी इंक्लूड चने में किया गया है। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि चने की सरकार और तुअर पे सरकार की पैनी नजर रहेगी। तुअर कैसे इंपोर्ट हो सकती है, कैसे बिजाई हो रही है, दोनों आंकड़ों पे सरकार की पैनी नजर रहेगी। चने पे क्योंकि सरकार के पास कम माल है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो माल पोर्टल पे आ रहा है, जो पोर्टल पे नहीं आ रहा है, उन दोनों पे सरकार की पैनी नजर रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि यदि मानसून, मैं फिर कहूंगा, यदि मानसून ठीक होता है, बिजाई पहले ठीक होती है, स्पेल, फिर दूसरी, जैसा आपने बोला कि जुलाई अगस्त की बात करेंगे, यदि जुलाई की बात करूं तो मैं मानसून बढ़िया होता है तो यदि प्रिडिक्शन भी हो जाती है कि बुआई अच्छी होगी, फसल अच्छी आएगी, तो मिल वाला माल लेने से रुक जाता है। वो ये सोचता है ठीक है 5-4 महीने बाद जब माल आ जाएगा तो मैं 2 महीने का माल रखता हूँ, उसके बाद मुझे माल मिल जाएगा। एब्सोल्युटली, यानी कि सरकार की तरफ से इंपोर्ट्स और बुआई पर यहाँ पर एक पैनी नजर रहेगी और सरकार क्लियरली इंडस्ट्री को तो यहाँ पर इनकरेज करती ही रहेगी कि माल वहाँ पर होल्ड ना किया जाए। आप कैसे देखते हैं मिस्टर पाठक, जहाँ तक खाने के तेलों का बात है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे स्टेप्स आते हुए देखे, लेकिन जिस तरह से फ्री इंपोर्ट जारी है, ड्यूटी डिफरेंशियल है जो एक इंडस्ट्री यहाँ पर लगातार मानती रही है, आपको लगता है अब एक चीज़ के बाद अब यहाँ पर मूविंग टारगेट है? पहले इलेक्शंस था, महंगाई थी, महंगाई अब भी यहाँ पर है, लेकिन अब यहाँ पर मानसून और सोइंग पर नजर रहेगी। मुझे लगता है कि सरकार अभी भी उसी मोड में है कि कीमतों को कंट्रोल में रखना है और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ड्यूटी बढ़ाएगी सरकार और कोई एक्शन लेगी, अभी कुछ ऐसा मोड में आती दिखाई दे नहीं रही मुझे सरकार। और एक जो बता रहे थे अभी हमारे साथी दालों के बारे में, एक जो ट्रस्ट डिफिसिट है, सरकार को हमेशा लगता है कि जो भाव बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका ट्रेड या इंडस्ट्री जिम्मेवार है, वो तुरंत स्टॉक लिमिट लगा देते हैं, कभी लगाते हैं, कभी हटाते हैं, कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं। ये जो एक इनकंसिस्टेंसी और ट्रस्ट डिफिसिट है, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इंडस्ट्री को भी और सरकार को भी, ट्रेड को भी, कि इसको कैसे कम किया जाए ताकि ऐसी पॉलिसी बना सके सरकार जो सबके लिए लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट पॉलिसी बन सके। मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि सरकार कोई ऐसा कोई कदम लेने वाली है जिससे किसान को ऐसा प्रोत्साहन मिले कि आप और लगाइए, ऑयल सीड बोइए, क्योंकि ड्यूटी बढ़ाने जैसे हम लोग बात करें कि ड्यूटी बढ़ाई जाए, और भी कुछ कदम है जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए करने चाहिए, वो कभी अभी मुझे होते दिख नहीं रहे हैं। मे बी वील हैव टू वेट, अभी जब मानसून पूरा हो जाए, सोयाबीन की बुआई हो जाए, खरीफ बुआई पूरी हो जाए, जब पूरे नंबर आ जाएंगे तो शायद कुछ दिखेगा सरकारों की, हाँ अब कुछ करना चाहिए। ऐसे जैसे हमने अभी देखा पिछले 1 महीने में सनफ्लावर तेल के भाव बढ़ गए बाहर, तो सरकार को अभी भी थोड़ा ये शंका है और मेरे ख्याल सही है कि अगर तुरंत फिर से भाव बढ़ने शुरू हो गए तो ड्यूटी अभी घटाएंगे फिर बढ़ाएंगे तो क्या करना चाहिए। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, अभी भी अपने वेट एंड वॉच सरकार उस पर है
पॉलिसी के बारे में। देखते हैं, क्योंकि अभी 3 स्टेट में फिर से चुनाव है, मे भी वो भी उनके कंसिडरेशन है। हाँ जी हाँ, और ये सब होते होते फिर त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा, फिर बहुत जल्दी दिवाली भी आ जाएगी और फिर सरकार लगेगा कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। तो मिस्टर पाठक, आपको लगता है कि एक बहुत लंबी वेट होने वाली है इंडस्ट्री की तरफ से कि उनकी मांगे मानी जाए? मुझे ऐसा लगता है कि वेट थोड़ी रहेगी अभी। राइट। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे इन सेंस ऑफ पॉलिसीज, आपको क्या लगता है क्या कुछ और यहाँ पर देखने को मिल सकता है? क्योंकि हमने स्टॉक लिमिट यहाँ पर दालों में, गेहूं में भी आते हुए देखी है, चीनी ऑफ कोर्स बंद रहेगा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को लेकर सरकार को बहुत चिंता है, इन्फ्लेशन का मुद्दा यहाँ पर हमने आरबीआई की तरफ से एमपीसी मिनट्स में भी बनता हुआ देखा। तो क्लियरली फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर एक समस्या है फिलहाल सरकार के सामने। जी मनीषा जी, जैसा कि पहले भी पैनलिस्ट ने बता चुके हैं कि गवर्नमेंट ने हर संभव कोशिश की है कि पल्सेस की और एडिबल ऑयल्स की अवेलेबिलिटी बनी रहे, गेहूं की जो अवेलेबिलिटी है वो बाजारों में बनी रहे और कीमतें नियंत्रण में रहें। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, पीली मटर का काफ़ी सालों के बाद इम्पोर्ट खोला गया, जिसका एक बाजारों पर इम्पैक्ट पड़ा है, और पिछले 15-20 दिन से दलहनों की जो कीमतें थी वो स्टेबल हुई हैं। हालांकि जो अभी स्टॉक लिमिट लगाई है, मेरा मानना है वो थोड़ी सी समय से पहले लगा दी है, और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अगस्त से तुअर की जो इंपोर्ट है अफ्रीकन कंट्री से चालू हो जाएगा। चने का इंपोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से सितंबर और अक्टूबर के बीच आएगा। तो स्टॉक लिमिट लगाने से थोड़ा कीमतों पर दबाव बना रहेगा, और सरकार जो है हर संभव कोशिश करेगी कि जो उपभोक्ता हैं उनको सही भाव पर और सही मतलब अवेलेबिलिटी जो है वो बनी रहे। तो आगे चलकर मेरा मानना है कि सरकार और भी एक्टिव रह सकती है। ऑल राइट, तो सरकार यहाँ पर और एक्टिव रह सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, और जैसे कहा कि 3 स्टेट्स में अभी इलेक्शंस भी बाकी हैं, और आगे जाकर ऑफ कोर्स फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, फिर दिवाली भी आ जाएगी। तो और ये जो इन्फ्लेशन की समस्या है वो शायद यहाँ पर अभी थोड़ी गंभीर है। ब्रिजेश जी, अब ये सवाल आपसे, और मक्का यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुझे मालूम है कि मक्के के सेक्टर में जो वेरियस कैटेगरीज हैं उनकी भी अलग अलग यहाँ पर डिमांड्स रही हैं मक्के को लेकर। एज ऑफ नाउ जिस तरह का सरकार का रवैया है, कैसे देखते हैं, और आपको आगे जाकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? गवर्नमेंट ने काफी पहले क्लियर कर दिया है कि मेज विल बी देयर प्रायोरिटी इन इंडस्ट्रियल यूज। तो इस हिसाब से उनका कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है, और जिस हिसाब से नए प्लांट्स लग रहे हैं तो एक अपसाइड में ही कंजम्पशन हम मानते हैं, और ये इंडस्ट्री बूमिंग है। तो मक्के में हम कंटिन्यूअस डिमांड अच्छी समझते हैं। मतलब जैसे नए सीजन में अच्छा माल आता भी है तो अच्छी जैसे 10-15% या 20% भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फिर भी हम बहुत ज्यादा रेट नीचे होते हुए नहीं दिखते हैं। ठीक है, अभी जो सडन इंक्रीज हुई है उस हिसाब से थोड़ा सा उसमें करेक्शन आ सकता है, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस अब नहीं ध्यान में आता है। ब्रिजेश जी, इंपोर्ट्स को लेकर एज ऑफ नाउ क्या नजरिया है? क्योंकि ऑफ कोर्स मक्का एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, इसको इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर यहाँ पर डील किया जा रहा है, लेकिन यूजेजेस इसके बहुत सारे हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री की यहाँ पर काफी मांग रही है। एज ऑफ नाउ इंपोर्ट्स को लेकर क्या स्थिति है? इंडिया में नॉन जीएमओ क्रॉप आती है जो अलाउड है, वो मैक्सिमम म्यांमार और यूक्रेन से आई है लास्ट 3 मंथ्स में। तो अब म्यांमार का तो माल लगभग समेटने में आ गया है। जैसे लास्ट मंथ 2 मिलियन क्या बोलते हैं क्विंटल या 20 लाख पौधा 20 लाख टन आया है। उसके बाद यूक्रेन से आया है, स्टार्च कंपनियों ने वेस्टर्न पोर्ट पे मंगाया है, और जो म्यांमार से जो आया है वो तुतिकोरिन पोर्ट पे आया है मैक्सिमम। अब इंपोर्ट में ज्यादा स्कोप नहीं है, और इंपोर्ट से एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला है, पर बहुत डिफरेंस उससे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब वहां पर भी रेट बढ़ चुके हैं और क्रॉप लिमिटेशन में है, स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है। तो ब्रजेश जी, कैसे पूरी होगी ये जो डिमांड हम बनता हुआ देख रहे हैं? और एक और, जैसे आपने कहा कि मांग लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो किस तरह की डिमांड ग्रोथ है मक्के की भारतीय बाजारों में एज ऑफ नाउ? जैसे बताया है, ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अगर हम कंजम्पशन में मानते हैं तो 20% एटलीस्ट ग्रोथ हो चुकी है। और इसीलिए ये जो लास्ट ईयर 1900 to 2000 का बेस था वो अभी 2300 पे बेस आ चुका है।
प्रोडक्शन सेंटर्स पर, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर 2250 टू 2300 गोडाउन्स के रेट है। तो नेचुरली ये ग्रोथ कंटिन्यूअस रहेगी, ऐसा मानना है। और यहां से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सरकार की नीति क्या होनी चाहिए मक्के को लेकर? सरकार ने बैलेंस्ड ग्रोथ देना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री सफर कर रही है। जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, ब्लेंडिंग का भी और स्टोरेज का भी, जिस वजह से काफी डिले हुआ था इथेनॉल कंजम्पशन में। अभी गवर्नमेंट ने 15% टारगेट अचीव कर लिया है और नेक्स्ट ईयर दे आर प्लानिंग फॉर 18 एंड 20%। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को स्पीड अप करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इकोसिस्टम पूरा डेवलप होगा तो ही वो इंडस्ट्री प्रॉपर्ली सर्वाइव होगी और मेज का जो यूज है वो प्रॉपर्ली हो पाएगा। फेयर पॉइंट ब्रजेश जी। तो ऑफकोर्स मक्के को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है भावों में। जैसे आपने कहा पिछले साल के 1900 से 2300 के लेवल्स के पास हम आसपास यहाँ पर हैं। डिमांड ग्रोथ अच्छी खासी है और सरकार की तरफ से एक्सपेक्टेशंस भी हैं। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रजेश जी, राहुल जी, सुनील जी एंड ऑफकोर्स मिस्टर पाठक, और अपने व्यूज़ भी देने के लिए। और जैसे आप लोगों से बात हुई है, अब मिड जुलाई में आपसे पक्के से यहाँ पर फिर से संपर्क करेंगे और रिव्यू करेंगे कि हमने क्या बात की थी और अब जो मानसून है किस तरह की बुआई है और क्या इम्पैक्ट और सरकार की तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया भी जा सकता है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। नमस्कार।